हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करें स्प्रिंग बूट क्राउड ऑपरेशन बनाएंगे प्रोजेक्ट यूजिंग एचटीएस आईडीई के साथ में। ओके, सो इसमें बेसिकली हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं उसके हम एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे बेसिक एनालिसिस क्या होगा, उसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो स्प्रिंग बूट क्राउड ऑपरेशन बनाएंगे, सो सबसे पहले स्प्रिंग बूट क्राउड होता है क्या। ओके, सो इसमें हम क्राउड मिस होता है कि क्रिएट, जैसा आप देख पा रहे हैं, क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रीड ऑपरेशन एंड अपडेट ऑपरेशंस, डिलीट ऑपरेशंस। ओके, तो चार ऑपरेशंस होती हैं CRUD के लिए। फर्स्टली जो क्रिएट ऑपरेशंस होता है ये किसी भी मतलब न्यू रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, रीड ऑपरेशंस ये होती है कि अगर हमें किसी भी रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर डेटाबेस से गेट ऑल या गेट पे आईडी के बेस पे रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। एंड अपडेट ऑपरेशन बेसिकली यूज किया जाता है अपडेट के लिए कि टेबल में अगर हमें किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, सो उसके लिए हमें अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड डिलीट ऑपरेशन बेसिकली इसके नेम से कीवर्ड से यूज में समझ में आ रहा है कि हमें एक किसी भी स्पेसिफाइड रो इन द टेबल को डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑपरेशन का यूज करते हैं। आप ऊपर दिख रहा होगा पोस्ट गेट पुट डिलीट क्या है, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये HTTP मेथड्स है, जैसे कि क्रिएट, जो हम क्रिएट यहाँ पे ऑपरेशन अंडरस्टैंड समझ रहे हैं। बेसिकली जब हम कोड लिखेंगे और कंट्रोलर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे हम किसी भी रिकॉर्ड को सेव करने के लिए हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। ओके, एंड सेकेंड जो रीड ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हम रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना बेस्ड ऑन आईडी या फिर गेट ऑल, वहाँ पे हम गेट रिकॉर्ड्स रिट्राइव के लिए यूज करते हैं। एंड थर्ड अपडेट जो ऑपरेशंस होती है, अपडेट में इसकी अपडेट में दो होते हैं बेसिकली, एक पुट होता है, एक पैच होता है। ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए हमने पुट लिया है, पुट में इसकी पार्टी सारे जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स उसको अपडेट करते हैं। एंड पैच में आपको समझ लीजिए कि हमें किसी पर्टिकुलर या कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, ना कि हमें कंप्लीट अपडेट करना है, उसके लिए हम पैच यूज करते हैं। एंड डिलीट रिसोर्स का मतलब इसके नेम से स्पेसिफाइड हो रहा है कि डिलीट मीन्स की हमें किसी भी रिसोर्स को डेटाबेस से डिलीट करना है, देन हम डिलीट मेथड ऑफ डिलीट कमांड का यूज करते हैं। और इसमें अभी हम यूआई पे भी चल के देखेंगे स्प्रिंग बूट जो ऑपरेशन बनाएंगे यूजिंग स्प्रिंग टूल सूट में। सो उसमें क्या क्या ये बेसिक डिपेंडेंसीज हम क्या क्या ले सकते हैं। सो उसमें स्प्रिंग वेव लेंगे, और यहाँ पे एग्जांपल के लिए S2 डेटाबेस हमने लिया है, बट हम आपके सिस्टम में जो भी डेटाबेस होगा, माई एसक्यूएल प्रो, सॉरी पोस्टग्रेसक्यूएल, या फिर इसके अलावा जो भी आप यूज करते हैं यूज कर सकते हैं। लेम्बॉक एक एक्चुअली ये एनोटेशन होता है जो गेटर सेटर जनरेट करने के लिए होता है, तो ये एट द रेट डेटा एनोटेशन यूज करते हैं, जो कि उसे हम जनरेट करते हैं ना गेटर सेटर, तो हमें जनरेट नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट इसके थ्रू जनरेट हो जाता है। स्प्रिंग डेटा जेट ये डिपेंडेंसीज है जो कि हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। सो ये बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि CRUD ऑपरेशन में क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिख गया होगा, लग गया होगा कि हम अभी अभी आगे क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम STS में चलते हैं, टूल्स में। सो आपको दिख रहा होगा CRUD ऑपरेशन, तो इंटरनली अभी हम बाद में बात करेंगे, इसके अंदर हम अभी कोड कैसे लिखा हमने उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम थोड़ा इसको ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो चलिए ठीक है, अगर कोई भी स्प्रिंग टूल सूट में आपको नया प्रोजेक्ट लेना होता है, सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है, फाइल के बाद से न्यू पे जाना है, न्यू। ओके, ओके, जो भी आपके लेना है, ग्रेटल, जावा। ओके, या फिर आप मेवन में आएंगे, मेवन से मेवन प्रोजेक्ट करके चूज कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक अदर वे बताता हूँ, वहां से प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। आपको अपना ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में जाकर आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर टाइप करनी है, सॉरी मिस्टेक, स्प्रिंग इनिशियलाइजर टाइप करेंगे। सो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट आएगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर, और इसका स्प्रिंग स्टार्ट स्प्रिंग डॉट आईओ को आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर का ऑफिशियल साइट है ये। तो यहाँ से भी अपना आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे यूआई आपको जो दिख रहा है इंटरफेस में, सो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करने के लिए आपको किस टाइप में प्रोजेक्ट, क्या आपको ग्रेडल, कोटलिन, या फिर ग्रूवी कोटलिन, या फिर मेवन। सो जैसे कि हम यहाँ अभी एग्जांपल के लिए मेवन पे क्लिक कर लेंगे। ओके, देन लैंग्वेज में आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, जावा यूज़ करना चाहते हैं, कोटलिन, ग्रूवी, जो भी आप जानते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम जावा ही में देते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बूट का वर्जन क्या आप यूज कर मतलब लेना चाहते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे पहले जो जावा 11 या फिर उससे पहले था, सॉरी, या जावा 8, वो 2.7 सपोर्टेड होता था, बट अभी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 वर्जन ऑटोमेटिक आ रहा है। ओके, सो बेसिकली जो 3 पॉइंट वर्जन है वो जावा 17 को सपोर्ट करती है। अगर आपके सिस्टम में जावा 8 या उससे 11 है या 17 नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर आपको 17 जावा जेटीके इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देन आपको ये सपोर्ट करेगा। देन आपको यहाँ पे ग्रुप नेम देना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल में कॉम डॉट एग्जाम्पल, देन आपको यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट नेम देना पड़ेगा, डेमो जैसे दिया एग्जाम्पल में नेम, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, स्प्रिंग बूट, जैसे कि एग्जाम्पल में लिया था स्प्रिंग बूट क्रड ऑपरेशन। ओके, तो क्रड हमने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे स्प्रिंग बूट क्रड, फर्स्ट ऑपरेशन डाल देंगे। ओके,
पैकेज का नेम क्या देना चाहते हैं, मतलब जो भी आपका एक स्टैंडर्ड होता है पैकेज का, सो वो आप दे सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ देता हूँ। पैकेजिंग क्या आप रखते हैं, जार रखते हैं, वार आपको किस टाइप में लेना है। देखिए मैं बोल रहा था ना कि जावा 17 मिनिमम सपोर्ट करता है ये। और जैसे कि हम डिस्कस करते स्प्रिंग बूट मिनिमम आपका 17 होना चाहिए। इससे आप जो भी ग्रेटर वर्जन है जैसे कि जावा 17, 21 एंड 23, वो इसमें सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इतना आपको करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर कुछ डिपेंडेंसीज भी ऐड करने के लिए यहाँ पे आएंगी। इतना आप कर लिया। जावा वर्जन ऐड करने के बाद से आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। जैसे कि हम डिस्कस किए थे फर्स्ट में, क्या स्प्रिंग वेव हमको लेना है, राइट। स्प्रिंग वेव फर्स्ट आ गया आपको, तो वो ऐड कर लेंगे। देन स्प्रिंग डेटा जेपी भी हमने देखा था, या स्प्रिंग डेटा जेटी। तो इसमें बाय डिफॉल्ट लिख के भी आ रहा है, persist data in SQL is storage with Java persistence API using Spring Data and Hibernate। सो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो आपको जो भी रिलेटेड आपको डिपेंडेंसीज चाहिए थी, जैसे कि लैम्बॉग भी, हमने लैम्बॉग भी ले लेंगे इसको यूज करने के लिए। देन जो भी आपको डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड होती है आपको प्रोजेक्ट बनाते समय या फिर काम करने के लिए, वो यहाँ से अप्रोप्रिएट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमने इतना ले लिया है। इतना लेने के बाद से आपको क्या करना है, आप इधर कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ अभी जस्ट फॉर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपको जनरेट पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप जनरेट करते हैं ये आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाता है। ओके, सो जस्ट आप देखेंगे यहाँ पे अभी डेमो.jpy फाइल जनरेट हो चुका है। अगर इसको आप कहीं और लोकेशन पर रखना चाहते हैं, सो और लोकेशन पे भी रख सकते हैं। अगर अदरवाइज यहाँ से एक्सट्रैक्ट इसको कर लेंगे हम। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एंड देन आप आगे स्प्रिंग बूट एसटीएस टूल में यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट सेकेंड। ओके, सो आपको फाइल पे क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा सेलेक्ट इंपोर्ट के लिए। देन आपको मेवन प्रोजेक्ट है हमारा, मेवन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है, चेक आउट मेवन प्रोजेक्ट फ्रॉम द एससीएम। एंड सेकेंड है हमारा एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, जो हमने ऑलरेडी अभी बनाया था। तो हम यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करके आप डाउनलोड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डेमो नाम की फोल्डर देखिए, उसको सिलेक्ट करके हम इसको फ्रीज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल वे हो गया आपको करने के लिए। यहाँ से करके इसको सेटअप ले लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोजेक्ट सेटअप के लिए। एरर्स आएंगी जब एक बार प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे। आप नीचे यहाँ दिख रहे होंगे कि नीचे मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाऊं ये। सो जस्ट सेकेंड में थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाना चाहूंगा ये, कि अभी प्रोजेक्ट जैसे कि हमने अपडेट किया यहाँ पे, प्रोजेक्ट को जैसे हम यहाँ अपडेट करेंगे ना, फोर्स अपडेट, तो नीचे मेन प्रोजेक्ट अपडेट होने लगता है। ये आएगा, आपको थोड़ा सा कुछ सेटअप करना होगा। बाय डिफॉल्ट आपको इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपको बहुत सारी चीज़ सेटअप करनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमने 17 किया था, सब कुछ सही है। चेक कर लेना है वन बाई वन करके। कंपाइलर भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे 17, एवरीथिंग्स ओके, सो अप्लाई कर देंगे। बिल्डिंग में आ जाएंगे। मोस्ट तीन चीज़ें होती हैं, जावा बिल्ड पाथ में देखते हैं, कंपाइलर, एंड देन प्रोजेक्ट फेस्ट में देखते हैं। यहाँ पे हमें करना होता है ये, क्लिक करेंगे जैसे ही जावा 17 बाई ऑटोमेटिक आ गया है, देन इट्स ओके। रन टाइम में जारी सेलेक्ट करके आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद से कुछ इधर खास नहीं होती है नीचे, देन आप अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आपका प्रोजेक्ट मतलब रेडी मोड में नहीं कहेंगे, एक तरह से कि अभी ये नॉर्मल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड देन अब आपने जो डिपेंडेंसीज ऐड करी थी उसके लिए आपको pom.xml में जाना है। सो हमने बेसिकली अब देखेंगे तो वर्जन 3.43 है जावा स्प्रिंग बूट पेरेंट का। देन आपको हमने जो नाम दिया था स्प्रिंग बूट फर्स्ट ऑपरेशन करके आ गया है। अब नीचे आएंगे, ए डेवलपर्स टूल है। देन हमें आता है प्रॉपर्टीज पे। आप देखेंगे तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग जो हम जावा का वर्जन हमने सेलेक्ट किया था, वो जावा वर्जन आता है। और डिपेंडेंसीज में जितनी भी सारी अपने डिपेंडेंसीज ऐड की थी वो सारी आपको दिख जाएंगी। सो फर्स्ट हमारा स्प्रिंग डेटा जेपी आ गया है, स्प्रिंग डेटा वेब भी आ गया, स्टार्टर वेब, लैम्बॉक भी हमने लिया था, एनोटेशन वो भी आ गया। ओके, ये बाय डिफॉल्ट ऐड होता है टेस्ट के लिए। नीचे प्लगइन्स ऑटोमेटिक ये सारी इंस्टॉल होती हैं, जैसे मेवन कंपाइलर प्लगइन्स हो गया, ऑलरेडी हमने ये ऐड किया था लैम्बॉक। तो कुछ ऑटोमेटिक होंगी और जो बाकी डिपेंडेंसीज होती हैं वो ऐड हो जाती है। तो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर अभी तैयार हुआ है। देन जो भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आगे हमने ये डेमो के लिए बना था, बेसिकली इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी। और आगे हम बात करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट पे।
स्प्रिंग बूट करंट ऑपरेशन के बारे में। तो मैं इसके भी ओवरव्यू देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मेन क्लास है हमारा। सो मेन जावा में आएंगे, यहाँ पे हमारा करंट ऑपरेशन जो मेन क्लास होती है, एट द रेट स्प्रिंग बूट एनोटेशंस मेन क्लास। देन हमारा एक कंट्रोलर हमने बनाया है, कंट्रोलर बुक नाम की कंट्रोलर हमारी क्लास है। देन हमने एक एंटिटी क्लास बनाई है, एंटिटी क्लास में भी हमारी कुछ वेरिएबल्स हैं, ओके। एंड देन हमने सर्विस क्लास बनाई है, सर्विस क्लास में भी हमारे कुछ मेथड्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं। एंड देन हमारा सर्विस इंप्लीमेंटेशन है, जहाँ हम लॉजिक डिफाइन किए हैं अपना कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस बेसिस पे हमने लॉजिक डिफाइन किया है। देन उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि रिसोर्स होता है। रिसोर्स में बेसिकली बता दो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल होता है। तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो यूज आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यूज किया है। बेसिकली इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होती है यूज करते हैं, तो इसमें आपको जैसे कि हमने डेटाबेस कॉन्फ़िग वाले अंदर देखे स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम हमने लिखा, ठीक है। एंड देन हमने कुछ जो है इंडेंटेशन हमने कंप्लीट इनको लिखा है। बट वाईएमएल में ऐसा नहीं होता है, आपको एक बार स्प्रिंग लिखना होता है, स्प्रिंग डेटा रिसोर्स, देन ड्राइवर नेम क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद से ओनली आपको यूआरएल लिखना है एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। बाकी के जो पहले के नंबर्स होते हैं ना स्प्रिंग डेटा सोर्स, ये आपको एक बार ही डिफाइन करना होता है, बार बार नहीं लिखना होता है। इससे क्या होती है कि बार बार इसको रिसोर्स कम यूज होता है और मेमोरी इसका यूटिलाइजेशन कम होता है, जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सेम चीज़ स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशंस में होती है। तो ये हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में रिपीटेड लिख रहे हैं, इससे हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। बट वाइबल में ऐसा नहीं होता है, हम पेरेंट को एक बार डिफाइन कर देते हैं एंड देन बाकी जो उसके वेरिएबल्स हो गए या फिर बोल दे कि जो चाइल्ड एक तरीके से यूज करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को, वो हमें कंप्लीट नहीं लिखना होता है, ओनली मेन में जैसे पासवर्ड यूजर नेम यूआरएल को हमें डिफाइन करना होता है। इससे हमारी स्पेस बचता है, सेव होती है। सो ये हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हो गई, जिसमें हम बेसिक अपना पोर्ट नंबर जो चाहे हम डिफाइन कर सकते हैं। डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स जो होती हैं कि आपका ड्राइवर वगैरह क्या है, एंड देन यूआरएल आपका ये आपका जेडीबीसी का माइस्क्वेल हो गया, एंड ये लोकल होस्ट पे हमारा चले, इस पे चलता है हमारा माइस्क्वेल, और ये हमारा है स्कीमा, ठीक है, बूट 7 है करके। देन यूजर नेम, देन पासवर्ड, देन हमारा कुछ जेपी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वगैरह हमने क्रिएट रखा है, बट एक बार जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है मोस्टली इसको अपडेट रखते हैं। एक बार 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 आप क्रिएट रखते हैं तो इसका प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम में तो ठीक है कि आपने जो भी एंटिटी क्लास बनाया है, एंटिटी क्लास हमने टेबल नेम एंड जो भी कॉलम को दिया है वो तो वहाँ क्रिएट हो जाएंगे। बट एक बार रन करेंगे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो सो हम यहाँ पे फाइनली क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम में हम क्रिएट ही रखते हैं एंड उसके बाद से अगर हमें प्रोजेक्ट एक बार रन कर देते हैं, रन होने के बाद से एंटिटी क्लास में जो भी हम टेबल नेम डिफाइन किए हैं एंड जो भी हमारी एंटिटीज क्लास है वो पूरा टेबल क्रिएट हो जाता है डेटाबेस में, ओके। देन उसके बाद से हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे अपडेट। अपडेट करने से आप कुछ जेआरई देख सकते हैं क्या हमारी जेआरई में है, एंड डिपेंडेंसीज मेवन डिपेंडेंसीज में क्या क्या चीज़ है। देन हमारा हेल्प, देन लास्ट हमारा पोम डॉट एक्सएमएल में हमने क्या क्या डिपेंडेंसी वगैरह ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी, अगले वीडियो में हम इसको अलग से समझेंगे और इसको इंटरनली जाके हम चेक करें क्या हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और भी कुछ नया अपडेटेड हो तो मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।